हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिस्टम और उसके टाइप्स, लास्ट पॉइंट हमारी थी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज एक और पॉइंट की तरफ। नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ जो है सिस्टम की, इसको दो तरह से लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से या फिर मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से। अगर आप बुक फॉलो करें तो आपकी बुक में डायरेक्टली लिखा है कि एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब इस बात को सीखें कैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं या माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनामिक को लिया जाए तो लिखा है कि बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, यानी ऐसी प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की जो कि एटॉमिक लेवल पे हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या सब एटॉमिक पार्टिकल की लेवल पे हो। तो ऐसी सूरत में जब इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम को जब स्टडी किया जाएगा, नाउ दिस काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी सिंपली कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड इवन यू कैन से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इजीली मेजरेबल नहीं है क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल या पार्टिकल लेवल पे है, स्मॉलर स्केल पे है, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द इजीली मेजरेबल प्रॉपर्टी। वेल, तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज में बी इंक्लूड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स like the number of atoms or maybe ions or maybe bond. So such kind of a properties are simply called microscopic property. थर्मोडायनामिक जो है उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से नहीं है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक डजंट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इट सिंपली डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सिस्टम्स बल्क रादर देन इट्स पार्ट। ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो सिस्टम की बल्क की वजह से हो, ना कि सिस्टम की कंपोजिशन या उसके पार्ट से एसोसिएटेड हो। ओवरऑल जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विच आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, नाउ दैट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि एक गिलास में पानी है, अगर हम इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, नाउ दैट इज द माइक्रोस्कोपिक। लेकिन पूरे गिलास में जो पानी है उसको एक एज ए होल अगर लिया जाए, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि गिलास में पड़े हैं उन सभी मॉलिक्यूल की एज ए होल स्टडी की जाए, नाउ दैट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी सिंपली कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप पूछेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सो आई कैन से लाइक वॉल्यूम। आप जो है गिलास में पानी कितना उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कितना मालूम कर सकते हैं, ठीक है, उसका मास कितना मालूम कर सकते हैं, तो उसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज़ मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, ना सिर्फ ये मैक्रोस्कोपिक है बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ ईजिली मेजरेबल भी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो क्या हैं, ईजिली मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो चलो देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसके कितने टाइप हैं। इनमें से एक है एक्सटेंसिव और दूसरी है इंटेंसिव। एक है एक्सटेंसिव और दूसरी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो चलो सबसे पहले आप देखें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम। यानी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने इन्वॉल्व हैं, अमाउंट ऑफ सिस्टम पे जो प्रॉपर्टी ताल्लुक रखेगी, नाउ दैट सिंपली कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरी तरफ हमारे पास प्रॉपर्टी है, नाउ दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम। यानी वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, सिस्टम थोड़ा हो, सिस्टम ज़्यादा हो, इस डजंट वरी। प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे सिस्टम कम अमाउंट में हो चाहे सिस्टम ज़्यादा अमाउंट में हो। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ सिस्टम। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ना दे आर सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम, इसका अमाउंट ऑफ सिस्टम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो चलो देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइक मास रिप्रेजेंटेड बाय m। आप जानते हैं कि सिस्टम की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा करेंगे तो मास चेंज होगा। स्केला है वॉल्यूम, सिस्टम का अमाउंट कम होगा या ज़्यादा होगा उससे वॉल्यूम भी चेंज होता है।
internal energy as you know that is the total energy of the system which is the sum of the its potential energy as well as its kinetic energy। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो उनका जो सम आएगा वो कम आएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में ज़्यादा होंगे तो फिर उसका जो पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सिस्टम थोड़ा ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इसके अलावा आप देखें कि गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन एक और भी है, नाउ दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लास्ट के जो तीन टर्म है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये कंसेप्ट अभी हम फ्यूचर में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसको फिलहाल एज एग्जांपल ले लें, फ्यूचर में हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में लेने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी हैं, और ये वो प्रॉपर्टीज हैं एज आई टोल्ड यू जिनका ताल्लुक सिस्टम के अमाउंट पे नहीं है। सिस्टम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। इनमें सबसे पहले है टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुझे बताओ कि अगर एक जग में पानी है, उसका टेम्परेचर है सपोज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो एक जग में जो पानी है उस पूरे पानी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ कि अगर उसमें से एक ड्रॉप पानी का अलग किया जाए तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी सेम 25 ही होगा, बिकॉज द होल वाटर वॉज प्लेस्ड एट द 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें से थोड़े से पानी को अलग भी किया जाए तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर जो होता है किसी भी चीज़ का, वो किसी भी चीज़ की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। या आप यूँ कह लें कि भाई एक टेबल है जिस पे एक जग पानी का भरा हुआ है और उसी टेबल पे एक गिलास पानी का भरा हुआ है, दोनों जग और गिलास दोनों एक जगह पे रखे हुए हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बताओ कि जग में पानी पड़ा है उसका टेम्परेचर और गिलास में पानी पड़ा है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सिस्टम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर जो होगा वो दोनों सिस्टम के लिए क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। डेंसिटी तो आप जानते हैं रेशियो है मास टू वॉल्यूम। जैसे आयरन है उसकी डेंसिटी सपोज कर लेते हैं एक्स है, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आयरन थोड़ी सी क्वांटिटी में है या आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में। आयरन थोड़ा होगा या फिर ज़्यादा होगा, डेंसिटी विल रिमेन सेम। फिर आप पूछेंगे जब आयरन ज़्यादा होगा तो फिर उसका मास बढ़ेगा। यस यू आर राइट कि अगर हम आयरन की क्वांटिटी को ज़्यादा लेंगे तो उसका मास बढ़ेगा, लेकिन देखो भाई अगर मास बढ़ेगा तो साथ साथ वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। रेशियो जो होगा मास टू वॉल्यूम वो कांस्टेंट होगा। तो डेंसिटी जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। और प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो। आपको याद होगा कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। और इसको हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट वन नाउ दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रेशो है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं अगर, तो आप देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन जो है, या इसको यूँ लिख सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का रिफ्रैक्टिव जो एंगल होती है उसका जो रेशियो है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका ताल्लुक सिर्फ सिस्टम की डेंसिटी पे है, मतलब लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में आई है, उनकी डेंसिटी में जितना ज़्यादा फर्क होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लेकिन उससे सिस्टम की अमाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर सिंपली द इंटेंसिव। और इस तरफ जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं लाइक मास, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और कंसेप्ट को क्लियर करना है, आप देखें। नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम की हालत। सिस्टम की हालत से मुराद क्या है कि मतलब सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, और ऐसी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं। तो चलो देखते हैं कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है इसको कैसे डिफाइन करें। स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर इट चेंजेस, यानी सिस्टम की वजाहत सिस्टम के चेंज होने से पहले और सिस्टम के चेंज होने के बाद, कि सिस्टम चेंज होने से पहले क्या था
और सिस्टम में जब चेंज आई तो चेंज होने के बाद क्या हुआ। तो दिस काइंड ऑफ ए स्टडी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर इट गेट चेंज, नाउ दिस इज कॉल्ड सिंपली द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर दो बातें हो रही हैं, नंबर एक एंड नंबर दो। तो आप देख सकते हैं कि पहली पॉइंट में क्या लिखा है, पहली पॉइंट में लिखा है कि डिस्क्रिप्शन बिफोर चेंज, नाउ दिस इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर आप देखें कि दूसरा पॉइंट लिखा है कि डिस्क्रिप्शन आफ्टर द चेंज, नाउ दिस इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि सिस्टम जब चेंज नहीं हुआ था, जब सिस्टम चेंज नहीं हुआ था तो उस वक्त जो भी सिस्टम की स्टेट थी उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इनिशियल स्टेट। वन सिस्टम गेट्स चेंज, फिर चाहे उसमें वॉल्यूम में चेंज आए, प्रेशर में चेंज आए, उसकी एंथैल्पी में चेंज आए, इंटरनल एनर्जी में चेंज आए, ठीक है, कोई भी चेंज आए, चेंज जब आ चुकी, अब जो सिस्टम हमारे पास पड़ा है, अब जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। तो एक होती है इनिशियल स्टेट और एक होती है फाइनल स्टेट। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। चलते हैं आगे। याद रखो कि थर्मोडायनामिक्स ओनली डील्स विद द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनामिक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक कहता है कि मुझे बस सिर्फ दो चीज़ों का पता करो कि सिस्टम पहले कैसा था और सिस्टम अब क्या है। सिस्टम जो था और अब जो है वो कैसे चेंज हुआ, वो जो पाथ, वो जो रास्ता जिस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम में चेंज आई है, थर्मोडायनामिक का ताल्लुक उस पाथ से नहीं है। तो जितनी भी स्टेट्स हैं इसमें सिर्फ हम दो चीज़ें देखेंगे कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है, सिस्टम की फाइनल स्टेट क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट क्या लिखी है कि थर्मोडायनामिक ओनली डील्स विद द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट डजंट कंसर्न विद द पाथ चेंज। इसका मतलब जो है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ यानी कि जिस रास्ते से वो चेंज आई है, जिस वे से वो चेंज आई है, जिस वजह से वो चेंज आई है, उससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें अगर क्लियर हैं तो इनिशियल स्टेट क्या है ये बात भी क्लियर हो गई, फाइनल स्टेट क्या है ये भी बात क्लियर हो गई। तो अगर किसी भी सिस्टम की एक इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है तो फिर हम टोटल जो चेंज आती है उस प्रॉपर्टी में वो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेल्टा। तो यू कैन सी इन ऑल दीज प्रॉपर्टीज आई हैव रिटन द वर्ड डेल्टा। डेल्टा स्टैंड फॉर द चेंज, द डिफरेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम विच इज़ V2 माइनस V1। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। इसी तरह से आप प्रेशर को देखें, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अच्छा, डेल्टा E है तो E2 माइनस E1। तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। याद रखें एक बात, याद रखें कि चेंज इन स्टेट जो होती है किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी में, वो हमेशा ली जाती है फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। What difference occurred in the properties change in the system, now that purely depends upon the initial and the final state. तो फाइनल स्टेट में से इनिशियल को माइनस करोगे तो पता चलेगा कि व्हाट चेंज अकर्ड, कौन सी चेंज और कितनी चेंज आई है, डिफरेंस कितना है, वो वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर ये पॉइंट आपकी क्लियर है तो चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ। तो ज़रा देखें, वी हैव वन मोर वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है। वो क्या है, वो है कि भाई स्टेट ऑफ अ सिस्टम फॉर विच देयर इज अ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। याद रखो कि कोई भी सिस्टम की स्टेट जिसके लिए कोई इनिशियल स्टेट है, जिसके लिए कोई फाइनल स्टेट है, याद रखो कि ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी कोई इनिशियल और फाइनल स्टेट है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं फॉर अ वेरिएबल। तो आप देखें यहां पर नीचे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे स्टेट जो है फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। मिसाल के तौर पर इन पूरी पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इस सब के सब स्टेट फंक्शन है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि वाई यू आर कॉलिंग देम एज ए स्टेट फंक्शंस, इनको आप स्टेट फंक्शंस क्यों कहते हो, तो आप कहेंगे इसको स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब की एक इनिशियल स्टेट है और इन सब की एक फाइनल स्टेट है। तो आई होप सो कि ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, एक होता है जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ आपके सिलेबस में है नहीं, वरना मैं वो भी एक्सप्लेन कर लेता, जिसमें आपने सुना होगा कि जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन
वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द फर्स्ट लॉ, हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है। और इस लॉ को आप देख सकते हैं कि कभी कभार क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट वी कॉलिंग इट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बका का कानून, एनर्जी जो है उसके बका का कानून। ठीक है, तो चलो चलते हैं कि ये टॉपिक कैसे डील किया जाए। लिसन, अच्छा एक बात तो आप याद रखें कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, दिस वाज एनंशिएटेड इन 1847, ये लॉ दिया गया था 1847, और जो देने वाला था इस लॉ को, द नेम वाज हेल्महोल्ट्ज़, व्हाट द नेम, हेल्महोल्ट्ज़। तो चलो देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ को डिफाइन करने के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखी हैं, यू कैन सी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को लेंगे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तीनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, बस चलो 1 बाय 1 इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले आप देखें कि लिखा है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के दौरान एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना कभी एनर्जी क्रिएट होती है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अनदर फॉर्म, पर एनर्जी का जो एक फॉर्म होता है उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंटली कन्वर्ट होगा, यानी इनिशियल एनर्जी जो होगी, जो इनिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, और हमारे पास जो नई एनर्जी आएगी, कोई भी फॉर्मेट हो जाए एनर्जी का, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। When one form of energy is converted into another, then it is converting in the equivalent manner. मैग्नीट्यूड वाइज इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेंगे। अगर डिफरेंट हुए तो इसका मतलब आप जानते हैं कि या तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई या तो एनर्जी क्रिएट हुई। पर फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चलो भाई, अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझाने का दूसरा तरीका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझाने का दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है इसका सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज द सेकंड वे ऑफ डिफाइनिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। हाँ, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लिखा है कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसका टोटल कांस्टेंट होता है, तो इनडायरेक्टली बात ये हो रही है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि यूनिवर्स तो फिर सिस्टम और सराउंडिंग की कॉम्बिनेशन है। या तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम जाएगी। एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो एक्सचेंज हो रही होगी, लेकिन सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, यानी सराउंडिंग की और सिस्टम की एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा फिक्स होगा। तीसरा तरीका जो है इसको समझाने का कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, कि जो कायनात की एनर्जी है वो बका में है, जो थी जो है वही फ्यूचर में रहेगी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, चलते हैं आगे कि हाउ टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर लॉ। तो जस्ट लिसन, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ और आखिरी पॉइंट है इस लेक्चर की, तो ज़रा देखें। तो हमारे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम जो है ये समझो कि एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर में हमने गैस को फिल किया हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस गैस के ऊपर जो है एक पिस्टन रखा हुआ है, एंड पिस्टन जो है ये मूवेबल है। पिस्टन जो है ये क्या है, ये मूवेबल है, ठीक है। आई होप को आप इसको प्रॉपर्ली देख रहे होंगे कि ये कहानी क्या है। सिस्टम है, गैस है, एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। पिस्टन इज मूवेबल। पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ठीक है। पिस्टन क्या है, ये मूवेबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट में, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट में, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है E1, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में जो है वो क्या है, E1, और सिस्टम को अगर Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर सप्लाई की जाए, सिस्टम को अगर Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है, या Q जो है इज अ फॉर्म ऑफ हीट जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर Q अमाउंट जो है हीट का वो उसको अगर ऐड किया जाए, सिस्टम को दिया जाए, तो फिर आप जानते हैं कि सिस्टम जो है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर को स्पीडली कोलाइड कर रहे होंगे, हाई मैग्नीट्यूड से कोलाइड कर रहे होंगे, तो ये पिस्टन जो होगा ये ऊपर जाएगा।
अब जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो फिर ये मामला भी ठीक है। लेकिन चलते हैं आगे, मामला क्या है। कहानी ये है कि जब हम इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 थी, अगर उसको Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर सप्लाई की गई तो वेरी मच इन द बिगिनिंग क्या होगा, शुरू में क्या होगा कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी E1 है वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होके E2 हो जाएगी, क्योंकि हमने हीट दी है। हीट वॉज एडेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी हैज बीन इंक्रीज। तो इस बात को आगे कैसे लेंगे, आगे हम ऐसे लेंगे कि जो चेंज इन एनर्जी आई है, जो नई एनर्जी आई है, सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है या चेंज इन एनर्जी है, देयर इज E2 विच शुड बी इक्वल टू E1 के इंटरनल एनर्जी इनिशियल में क्या थी प्लस उसमें शामिल की गई Q। तो E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी E1 प्लस Q। ठीक है, अब इस बात को आगे कैसे लें, इस बात को आगे कैसे लें कि जब हम प्रैक्टिकली किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जिसको हमने E1 कंसीडर किया है और जब उसमें हम Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऐड करते हैं और इन दोनों के सम को जब E2 के साथ कंपेयर करते हैं तो वी सरप्राइज टू सी दैट हमें ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों का जो सम है वो E2 के बराबर नहीं आता, उससे हमेशा कम आता है। यानी E2 जो होनी चाहिए वो नहीं आती, E2 एक्चुअल से थोड़ा सा कम आती है। अब मसला क्या है, मसला मैं इनिशियली मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई, पिस्टन डिस्प्लेस हुआ। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट आए तो आप बताएं कि क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जो एक टेम्पररी बेसिस पे बढ़ी थी अब वो दोबारा थोड़ी सी कम होगी। तो अगर हम इसमें से W माइनस कर दें, W को माइनस कर दें तो फिर E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो इस पूरे फॉर्मूले के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो शायद आप ये सोच रहे थे कि E1 और Q जो है इसका सम जो है वो E2 आना चाहिए, उससे कम आता है तो शायद एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। नहीं, एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज किया। हीट एनर्जी जो थी वो पहले कन्वर्ट हुई इंटरनल एनर्जी में और फिर इंटरनल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क डन में। वर्क भी आप जानते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी ड्रॉप होगी, वही एनर्जी जो ड्रॉप होगी वो यहां से माइनस कर लीजिए। अब हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W, तो आई डोंट थिंक इट टू मच डिफिकल्ट टू गेट दिस पॉइंट। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1, नाउ यू नो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा E, नाउ डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q माइनस W। तो आप समझें कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहली क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो फिर इसी फार्मूले से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो टॉपिक कंटिन्यू है, तो देयर विल बी वन मोर लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।